Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back. I'm your mentor Abdullah and you're watching EDU Arc. So first of all I would like to say sorry to all my audience जो वीडियो लेक्चर्स का वेट करते रहे बट ड्यू टू सम ऑफ माई हैक्टिक कंजस्टेड और आई में से बिजी रूटीन मैं किसी किस्म का वीडियो लेक्चर पिछले 10-12 दिन से कोई अपलोड नहीं कर सका बट नाउ ऑन इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक. In our previous lecture, we have talked about English speaking skills and the basics of English speaking. We have discussed alphabets, their correct pronunciation. हम लोगों ने और भी बहुत सारी activities जो उनसी करते रहे पिछले दोनों lectures में. So in today's lecture, we will talk about vocabulary. जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं. तो वर्ड्स में क्या है, आप लोगों को इंग्लिश की वोकेबलरी जो सी है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है. आपको इंग्लिश के वर्ड्स का पता होना चाहिए, याद होने चाहिए वो आपको, और आपको उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए. सो आई हैव चूज़न अबाउट 20 जनरल बेसिक टॉपिक्स जो कि हमारी डेली लाइफ से रेलिवेंट टॉपिक्स हैं और जिनसे रेलिवेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या इवन इन इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट जो उनसे होते हैं आइट्स वगैरह, इनमें भी आपसे उन जनरल टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चनिंग की जा सकती है एंड यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ पर्सनैलिटी. हम लोग वोकेबलरी की प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, वन बाय वन जनरल टॉपिक्स पे. हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी जो सा हमारा आज का पहला टॉपिक है, इससे रेलिवेंट हमें इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और हमने उनका आंसर किस तरह से एक अच्छे अंदाज में देना है, अच्छी स्पीकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए देना है. तो इससे ये होगा, इस प्रैक्टिस से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी और हमें एक अच्छी वोकेबलरी भी मिलती जाएगी और इंटरव्यू स्किल्स जो सी वो हमारी इंप्रूव होती जाएंगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यूज़फुल वर्ड्स एंड वोकेबलरी. वर्ड्स और वोकेबलरी की क्या अहमियत है, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको पहले वो जो आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं उसमें जो जिन वर्ड्स को यूज़ करके उनको मिला के आप वो सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आपको पहले उन अल्फाज की इंग्लिश आनी चाहिए. जैसा कि यू प्रोबेबली नो द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स लाइक काम, शाई एंड मॉडेस्ट. अगर आप कहीं पे कामनेस, शाइनेस या मॉडेस्ट ये 3 वर्ड्स को कहीं पे यूज़ करना चाहते हैं किसी सेंटेंस में, तो आपको पहले इनका मतलब पता होना चाहिए कि मैं इसको सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ तो ये मतलब क्या बनता है. ठीक है. सो इफ़ आई वुड लाइक टू से आई एम वेरी काम पर्सन. मैं एक बहुत काम पर्सन हूँ यानी रिलैक्स्ड पर्सन हूँ. ठीक है. तो मैं इसको, मुझे मतलब पता होगा तो मैं इसको यूज़ कर सकूँगा. लेकिन बेसिक जोन सी है, इंग्लिश के अल्फाज का पता होना ठीक है, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन असल जो इंग्लिश स्पीकिंग में खेल है वो है टू शो केसिंग योर एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज़ टू शो you are able to use these individual words in combination with other words to form set phrases and expressions. इसमें यह नहीं है कि आपको बस इंग्लिश की वोकेबलरी आती हो एंड दैट्स इनफ. आप लोगों को उस वोकेबलरी को, उन इंडिविजुअल वर्ड्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना आना चाहिए दूसरे वर्ड्स के साथ, ताकि आप डिफरेंट फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस बना सको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में और सेंटेंस जो सा बना के उसको आप बोल सकूँ. सो ये बेसिकली प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं. एक दिन में कोई भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर नहीं बन जाता. ये जब हम जनरल टॉपिक्स जो उनसे मैंने 20 टॉपिक्स चूज़ किए हैं, ये सारे के सारे जनरल टॉपिक्स को हम गो थ्रू कर जाएंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी वोकेबलरी मिल जाएगी, बहुत सारी आपकी अच्छा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लग जाएंगे, याद हो जाएंगी कि क्या क्वेश्चन आए तो उसका क्या आंसर हमने देना है. सो नंबर 1 पे हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनालिटी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ. तो पर्सनालिटी के अंदर ये कुछ वोकेबलरी मैंने आपके, कुछ नहीं, ये बहुत सारी कह सकते हैं, ये मोस्ट यूज़फुल जो सी वोकेबलरी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए जो वोकेबलरी है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे शो किया, जिसमें कुछ मैं रीड कर देता हूँ. सोशिएबल, एनर्जेटिक, एक्टिव, कम्युनिकेटिव, सोशल, बोल्ड, हैप्पी, प्राउड, ड्रामेटिक, मैग्नेटिक, टॉकेटिव, स्पिरिटेड, फोर्सफुल. ठीक है. एंथुसियास्टिक, आउटस्पोकन, वाइब्रेंट, जेस्टफुल, कॉन्फिडेंट. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग प्रीवियस अपना जो सा फर्स्ट लेक्चर था उसमें एजेक्टिव्स, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जब मैंने एजेक्टिव्स के बारे में बताया था, 5 एजेक्टिव्स आपने सोचने अपने
नाम के पहले लफ्ज़ से, उसके अंदर हम ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स याद कर चुके हैं रिगार्डिंग आवर पर्सनालिटी। तो ये वो पर्सनालिटी से रेलिवेंट सारी की सारी वोकैबुलरी है। जब भी हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में या किसी के पर्सनालिटी के बारे में कोई चीज़ बता रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी वोकैबुलरी बहुत यूज़फुल है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो खैर, ये आगे चल के हमारा जो मेन मकसद है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना और ये समझना कि कैसे हम इस तरह की वोकैबुलरी को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर इंटरव्यूज़, या हम अपनी किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग इंटरव्यू एग्ज़ाम्स यू मे बी आस्क्ड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ और अबाउट समवन्स पर्सनैलिटी और करेक्टर। आपके अपने बारे में तो ये सवाल होता ही होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरव्यू एग्ज़ाम्स आपसे दूसरों की पर्सनालिटी या करेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में बताओ, या अपने फेवरेट टीचर के बारे में बताओ, उनका करेक्टर कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। ये क्वेश्चन अक्सर होता है। या आपसे आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाइयों की पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फादर की पर्सनालिटी के बारे में, करेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, या और भी किसी की भी पर्सनालिटी या करेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है। सो फर्स्ट है जी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। हमने खुद को डिस्क्राइब करना पीछे बहुत अच्छे से सीखा है और लिहाज से। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आपने जब खुद को किसी के साथ को रिलेट करके डिस्क्राइब करना था तो वो आप किस तरह से करेंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ? Everyone tells me I take after my mum as I am quite laid back. Everyone tells me I take after my mum. Mum is the short form of mother. Take after और ये जो laid back है, ये दोनों की दोनों phrases हैं। ये कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जिनके एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, ठीक है। हम इनको साथ साथ याद करते जाएंगे। Everyone tells me I take after my mum. Now what is the meaning of take after? Take after का मतलब होता है to be like someone, किसी के जैसा होना। Everyone tells me I take after my mom. हर कोई कहता है कि मैं अपनी माँ जैसा हूँ, ठीक है। As I am quite laid back. क्यों जी? As, क्योंकि I am quite laid back, क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी तरह रिलैक्स्ड रहता हूँ, ईजी गोइंग रहता हूँ। लेड बैक का मतलब ईजी गोइंग या रिलैक्स्ड रहना, फिक्र के बगैर रहना, ठीक है। रिलैक्स रहना, हर तरह की सिचुएशन में रिलैक्स्ड रहना। तो अब से जब भी आप लोगों ने किसी के जैसा खुद को बताना हो तो आप ये टेक आफ्टर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो जैसे आई टेक आफ्टर माई फादर, आई टेक आफ्टर माई सिबलिंग, आई टेक आफ्टर माई यंगर ब्रदर, आई टेक आफ्टर माई टीचर, मैं अपने टीचर जैसा हूँ, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब टू बी लाइक, किसी के जैसा होना, पर्सनैलिटी वाइज किसी के जैसा होना, या आदत में किसी से मिलता जुलता होना। आई टेक आफ्टर माई मम एज आई एम क्वाइट लेड बैक। मैं, हर कोई कहता है मैं अपनी माँ जैसा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ईजी गोइंग या रिलैक्स्ड पर्सन हूँ। ओके, सो ये इस तरीके से आप खुद को किसी के जैसा बता सकते हैं। आगे आप उसकी रीज़न बता सकते हैं, एज आई एम क्वाइट लेड बैक। ये तो हो गया ईजी गोइंग रिलैक्स्ड। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या जो भी आप लोग कहना चाहें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। फिर इसमें कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं, आई थिंक आई एम गुड कंपनी। यहाँ पे हमने ऐड किया आई थिंक आई एम गुड कंपनी। गुड कंपनी का मतलब कि ऐसा शख्स, ऐसा बंदा जो इंजॉयबल टू सोशलाइज विद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुड कंपनी का आसान अल्फाज में मतलब ये बनता है कि ऐसा इंसान जिसकी कंपनी को लोग इंजॉय करते हों, ठीक है। आई एम अ गुड कंपनी, आई थिंक आई एम गुड कंपनी। सो ये बात आप अब अपनी स्पीकिंग स्किल्स में ये चीज़ें साथ साथ आप लोगों ने शामिल करते जाना है। जब भी आपने खुद को किसी के जैसा बताना चाहें बोल के, सो आपने इंग्लिश में कैसे बोलना है? आई टेक आफ्टर माई ब्रदर, आई टेक आफ्टर माई मम, आई टेक आफ्टर माई फादर, एंड सो ऑन, इस तरह। नाउ आपने अपने बारे में अपनी कंपनी को अच्छा कहना हो तो आपने सिंपल ये बोलना, आई थिंक आई एम गुड कंपनी। आई एम हैविंग अ गुड कंपनी, नो, आई थिंक आई एम गुड कंपनी। सिंपल फ्रेज़ यूज़ करो एंड दैट्स इट। आपकी इंग्लिश अच्छी भी होगी, एक रिप्रेजेंटेटिव आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होगी। बट यू शुड आस्क माई फ्रेंड्स इफ़ दे एग्री। मुझे लगता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, लोग इसको एंजॉय करते हैं, बट यू शुड आस्क माई फ्रेंड्स। लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर मेरे से मेरे फ्रेंड्स आपको बता सकते हैं इफ़ दे एग्री। सो ये एक अच्छा तरीका है अपने बारे में अपनी तारीफ़ करने का, कि मुझे लगता है कि मेरी कंपनी अच्छी है। यानी अपने करैक्टर को, अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने का एक अच्छा तरीका है कि मुझे लगता है कि मेरी कंपनी गुड है। लेकिन आपको मेरे दोस्तों से पूछना चाहिए, क्योंकि वो मेरी कंपनी को एंजॉय करते हैं या नहीं,
वो एग्री करते हैं तो फिर मेरा ये सोचना सही होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, आर्मी से रेलिवेंट, आर्मी के इंटरव्यूज़ में जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आप लोगों ने एक्यूरेट रहना है। किसी चीज़ में ये नहीं कहना बट यू शुड आस्क माई फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम, यू शुड आस्क, ये वर्ड नहीं यूज़ करना। वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंट रहना है, जो बताना है अपने बारे में एग्जैक्ट जो आपको लगता है वो बताना है, दैट्स इट। उसमें इस तरह की बात नहीं करनी। लेकिन बाकी के जो उनसे आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट हो गए या इस टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें आपसे जनरल बात की जा रही होती है, वहाँ पे आप इस तरह की बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव? आर यू सिमिलर और डिफरेंट टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स? हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये क्वेश्चन आपसे आर्मी में लाजमी किया जाता है। जब आपसे फैमिली रेलिवेंट क्वेश्चनिंग की जा रही होती है तो आपसे पूछा जाता है हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। और आर यू सिमिलर और डिफरेंट टू योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप उनमें से किनके जैसे हैं, ठीक है, आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स का करेक्टर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो उसका आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आई एम हैविंग 2 सिबलिंग्स, या सिंपली आई हैव 2 सिबलिंग्स। आपके अलावा आपके 2 बहन भाई हैं तो आपने बोलना है आई हैव 2 सिबलिंग्स। लेकिन जब अपने आप को इंक्लूड करके बोलना है तो यू शुड से वी आर 3 सिबलिंग्स, हम 3 बहन भाई हैं, या आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे 2 बहन भाई हैं। तो ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो गलत जवाब दे देते हैं यहाँ पे। तो जब भी सिबलिंग्स का बताना उसके 2 तरीके हैं, या बताओ आई हैव 2 सिबलिंग्स, मेरे अलावा मेरे 2 बहन भाई हैं, आई हैव 2 सिबलिंग्स। नाउ वी आर 3 सिबलिंग्स, मुझे शामिल करके हम लोग 3 बहन भाई हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा आप लोगों ने सोच समझ के आंसर देना होता है। ये 2 तरीके दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो जब सिबलिंग्स का आप बता देते हैं कि 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, देन वो आपसे पूछते हैं कि उनके बारे में हमें, उनके पर्सनालिटी, उनके करेक्टर के बारे में कुछ बताएं, या वो क्या कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करें। तो हमेशा एक बात याद रखनी, आर्मी इंटरव्यू में जब भी अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है तो तरतीब से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, वो ये कर रहा है, उससे छोटा जो आपका बहन है या भाई है वो स्पेसिफिक कोई वर्क करी, स्टडी, जॉब एंड सो ऑन, कुछ भी। जब आप तरतीब से बताते जाएंगे देन उसमें फिर अपना नंबर जब आए आपने उसके बारे में बताना है, फिर मैं हूँ, एंड देन मेरे बाद एक यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। बेसिक जौन सा आपका, जब भी आप आर्मी में अपने सिबलिंग्स के बारे में बता रहे होते तो आपने गिनती पूरी करनी थी। अब आपने अगर 3 सिबलिंग्स बताए हैं खुद को मिला के, तो आप सबसे पहले बताएंगे मेरा एक बड़ा भाई है, देन मैं हूँ, फिर मेरी एक छोटी सिस्टर है। तो आप तरतीब से बताएंगे और तरतीब से उनके बारे में बताएंगे कि बड़ा भाई ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, और छोटी सिस्टर ये स्पेसिफिक काम कर रही है। तो वो एक अच्छा मैनरेबल सा लगेगा, ठीक है। और उसमें जो आगे वाला एग्जामिनर, इंटरव्यूअर होगा, उसको एक ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि यार ये बंदा जो सा है ये एक अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस के साथ आंसर दे रहा है और सीक्वेंस के साथ हमें बता रहा है कि इस तरह से, और इसने गिनती भी पूरी कर दी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेतरतीब भी बताते हैं, कभी नीचे वाले भाई का बता देंगे, कभी ऊपर वाली सिस्टर का बता देंगे, और लास्ट पे जाके उनकी गिनती नहीं पूरी होती। 4-5 भी जिसके बहन भाई हों उनके, उसकी गिनती नहीं फिर पूरी हो रही होती। वो फिर एग्जामिनर पे बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है कि यार ये बता 5 का रहा है, बोला इसने है कि मेरे 5 सिबलिंग्स हैं, लेकिन बताया इसने 3-4 लोगों का है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है और वो कर रहा है। तो मतलब वो एक ना बड़ा गलत इंप्रेशन चले जाता है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जितने सिबलिंग्स बताएं फिर अपने सिबलिंग्स के बारे में तरतीब से बताएं। उनका इंट्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपकी गिनती पूरी हो सके। सो नाउ, आर यू सिमिलर और डिफरेंट टू योर ब्रदर सिस्टर्स? अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आर यू सिमिलर और डिफरेंट, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स से सिमिलर, मिलते जुलते हैं, या डिफरेंट हैं, या किस टाइप के आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं। सो एंड आई थिंक माई यंगर ब्रदर एंड आई आर वेरी सिमिलर, मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई यंगर ब्रदर एंड आई आर वेरी सिमिलर, हम दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। आई के साथ यहाँ पे मैंने आर यूज़ किया है। हमेशा याद रखना, जब भी माई यंगर ब्रदर एंड आई, 2 लोगों का इकट्ठा यूजेज करना है, आई के साथ वैसे हमेशा एम लगता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 लोगों की बात इकट्ठे हुई, यंगर ब्रदर एंड आई, तो आपने आर यूज़ करना है, ठीक है। अब ये आगे जाके हम लोग ग्रामर्स में दोबारा से इसको बड़ी डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज से आपने ये चीज़ याद रख लेनी, आई थिंक माई यंगर ब्रदर एंड आई आर वेरी सिमिलर, नॉट एम वेरी सिमिलर। वैसे इंग्लिश स्पीकिंग में जब आप फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं तो ये गलतियाँ आपकी नोट नहीं होती, आई एम वेरी सिमिलर भी बोल दो तो चलता है, लेकिन आपने याद रखनी है ये, ताकि थोड़ी थोड़ी स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, इंग्लिश ग्रामेटिकल स्किल्स भी, कि एंड आई थिंक माई यंगर ब्रदर एंड आई आर वेरी सिमिलर, एंड आई वुड से, आई अपोस्ट्रोफ और साथ डी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया ताकि आप लोगों को साथ सिखाया जा सके। आई वुड से
आई वुड से, आई वुड पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं, स्पीकिंग में आई वुड से, जैसा कि आप लोग नेटिव स्पीकर्स को देखते हैं वो इस तरह ही बोलते हैं, आई वुड से वी आर भी शॉर्ट फॉर्म है, आई वुड से वी आर फन लविंग एंड टेंड टू बी अ बिट एक्सट्रोवर्टेड। अब ये फन लविंग और एक्सट्रोवर्टेड जो सा, ये दोनों के दोनों फिर फ्रेजेस मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फन लविंग? फन लविंग का सीधा मतलब टू इन्जॉय हैविंग फन, यानी जो फन करना, जो हंसी मजाक करना, फन करना जिनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो फन लविंग का सिंपल मतलब ये। एंड टेंड टू बी अ बिट एक्सट्रोवर्टेड, टेंड टू बी का मतलब कोशिश करना, कुछ करने की कोशिश करना। क्या करने की कोशिश करना? टू बी एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड रहने की कोशिश की जाती है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सट्रोवर्टेड? एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन होता है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दो वर्ड्स हैं, दोनों को याद रखना है। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन हु लाइक्स द कंपनी ऑफ द अदर्स, जो लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करता है, जो सोशिएबल होता है। एक्सट्रोवर्ट सोशिएबल। इंट्रोवर्ट यानी अपने आप में रहने वाला पर्सन, जो लोगों के साथ उनकी कंपनी को एंजॉय नहीं करता, जो सोशिएबल नहीं है, वो होता है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट जो लोगों की कंपनी को एंजॉय करता है। नाउ सारा आंसर ज़रा सीक्वेंस के साथ रिपीट करते हैं। आई एम हैविंग 2 siblings, or I have 2 siblings, we are 3 siblings, and I think my younger brother and I are very similar. I would say we are fun loving and tend to be a bit extroverted. एंड माई ब्रदर इज सर्टेन द लाइफ एंड साउल ऑफ द पार्टी। ये अपने ब्रदर की ना करेक्टर के बारे में बता रहा है कि मेरा ब्रदर बड़ा फन लविंग है, मैं भी उसके जैसा हूँ, मैं भी फन लविंग हूँ। एंड माई ब्रदर इज सर्टेन द लाइफ एंड साउल ऑफ द पार्टी, यानी मेरा ब्रदर जोन सा है वो एक फ़न पर्सन है, जो कि पूरी की पूरी जोन सी एक एक्टिविटी है उसका सेंटर माना जाता है। सेंटर मीन्स कि वो बहुत फन लविंग है, और जितना भी वो पार्टी का लाइफ एंड सोल है ना, वो है द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। ये एक फ्रेज़ है, ये यूज़ काफ़ी की जाती है, तो आप भी इसको कर सकते हैं दैट अपने बारे में बताने के लिए, किसी के बारे में बताने के लिए, दैट ही इज़ द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, या किसी भी कंडीशन के बारे में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये कुछ फ्रेजेज़ हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ की। इसके अलावा बहुत सारी फ्रेजेज़ यूज़ हो सकती हैं, बहुत कुछ है। बेसिक हमारा पर्पज़ ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग जोन सी है उसको, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। वो इम्प्रूव आपकी दिन ब दिन होती जाएंगी जब हम इस तरह जनरल टॉपिक्स आगे हमने बहुत सारी भी फ्रेजेस को हमने पढ़ते जाना। आपका मेन काम ये है कि जो क्वेश्चंस हम लोग आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिनके आंसर्स पढ़ा रहे हैं, उनके अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें थोड़ा बहुत, और उनको यूज़ करें। लास्ट पे जो मैं एक्टिविटी देता हूँ उस एक्टिविटी को करें ताकि हम आपकी इम्प्रूवमेंट कर सकें। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग मिरर के सामने या अपने मोबाइल के वीडियो कैमरा के सामने इसको आप रिकॉर्ड करें, अपने लिए रिकॉर्ड करें, किसी को सेंड मत करें, अपने लिए रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके देखें कि आप जब रिकॉर्ड करते हैं, आप इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलते हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस किस टाइप के हैं, आप बहुत कंफ्यूज तो नहीं लग रहे। थोड़ी देर में शुरू में आप कंफ्यूज लगेंगे, आपसे बोलते बोलते आप रुकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता जाएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस भी बेहतर होते जाएंगे, और आप लोगों का इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो ज़ाहिर से इम्प्रूव होंगी ही होंगी। सो आई एम नॉट श्योर दैट अप्लाइज टू मी, एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरे ऊपर ये द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी ये मेरे पे अप्लाई नहीं होती। मेरा ब्रदर जोन सा है वो ज़्यादा यानी पॉपुलर है, पॉपुलर वर्ड यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ अगेन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे लाजमी पूछा जाता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट में, किसी के करेक्टर के बारे में अक्सर लाजमी पूछा जाएगा, और आपसे आर्मी में भी या डिफरेंट जोन से आपके टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपके टीचर के बारे में लाजमी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसके करेक्टर जो आपको बहुत पसंद था। कहते हैं जी, डिस्क्राइब अ टीचर यू वंस हैड हु यू इंजॉयड बीइंग टॉट बाय एंड डिस्क्राइब व्हाट इट वाज अबाउट देयर करेक्टर दैट यू लाइक्ड। एक ऐसे टीचर को डिस्क्राइब करें जिससे आप कभी पढ़े हुए हैं और जिससे पढ़ना आप बहुत इंजॉय करते थे। हु यू इंजॉयड बीइंग टॉट बाय, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ किया हुआ है, हु यू इंजॉयड बीइंग टॉट बाय। आप लोग जो अपने न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करनी स्टार्ट करें, आगे चल के ये भी आपको सब कुछ एक्टिविटीज़ देते जाएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप में से कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर किसी ने कभी पढ़ा हो, तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा न्यूज़पेपर जोन सा उसमें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं कि आज ऐसा हो गया, एक ट्रक जोन सा है उसने एक आदमी को अपने नीचे दे दिया, ठीक है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, ठीक है।
यानी ये सारे के सारे पैसिव वॉइस हैं। ये नहीं होता कि एक इंसान गाड़ी के नीचे आ गया, एक गाड़ी ने इंसान को अपने नीचे दे दिया, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई सा भी पढ़ें तो उसमें आपको पैसिव सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, और वो कैसे मिलेंगे, विदाउट आपके ऑब्जेक्ट के बगैर मिलेंगे। सो खैर आगे चल के इंशाल्लाह करते जाएंगे इसको भी। तो कहते हैं जी एक ऐसा टीचर को डिस्क्राइब करें हु यू एंजॉयड बीइंग टॉट बाय, एंड डिस्क्राइब व्हाट इट वाज अबाउट देयर कैरेक्टर दैट यू लाइक। उनके कैरेक्टर के बारे में बताएं कि आपको क्या चीज़ उसके कैरेक्टर के बारे में पसंद थी। तो ये एक काफ़ी मैंने ना डिस्क्रिप्टिव सा एक आंसर तैयार किया है। ये एक बहुत अच्छा आंसर है किसी की पर्सनैलिटी को, अच्छी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक स्पेसिफिक अपने टीचर की पर्सनैलिटी को जिसका कैरेक्टर आपको पसंद भी था। तो स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई इंग्लिश टीचर फ्रॉम स्कूल। मैं अपने इंग्लिश टीचर को, स्कूल के इंग्लिश टीचर को डिस्क्राइब करना पसंद करूँगा। ये वर्ड बहुत यूज़ होता है, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। आपने अक्सर लोगों को होस्टिंग करते हुए या डिफरेंट जगहों पे देखा होगा, वो हमेशा जब भी अपनी प्रेजेंटेशन देने लगते हैं या कुछ भी प्रेजेंट करने लगते हैं तो ये वर्ड वो लाजमी बोलते हैं, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू। ये याद कर लें आज से, जब भी आपने अपने कोई चीज़ स्टार्ट करने लगना है तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई टूडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई टॉपिक, आई वुड लाइक, ये वर्ड बड़ा अच्छा है। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई इंग्लिश टीचर फ्रॉम स्कूल, सर, जो भी आप उनका नेम बोल सकते हैं। दिस वॉज अ फ्यू ईयर्स अगो, ये कुछ साल पहले की बात है। एंड ही वॉज माई टीचर एट अ टाइम व्हेन आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड विद बीइंग एट स्कूल, और ये मेरे तब के उस्ताद हैं उस वक्त के जब मैं स्कूल में रह के बहुत गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, मैं वहाँ पे बोर हो जाया करता था। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाने, और सबसे बड़ी चीज़ ये पूरे पैराग्राफ में जो आप चीज़ नोट करेंगे वो ये कि हमसे क्वेश्चन किया गया कि अपने टीचर की पर्सनालिटी के बारे में बताएं जो जिससे आप किसी वक्त में पढ़े हो, पास्ट के बारे में क्वेश्चन किया गया। तो हम जितना भी पैराग्राफ में जो भी आंसर देंगे हम सारे का सारा पास्ट टेंस में देंगे। हम हर जगह पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ही शी इट के साथ जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वाज यूज़ कर रहे हैं, इज एम आर यूज़ नहीं कर रहे। आई के साथ वुड, विल शैल नहीं कर रहे, वुड यूज़ कर रहे हैं, वुड रिप्रेजेंट पास्ट, ठीक हो गया। एंड वी वर यूज़ कर रहे हैं, ही वुड स्टेड, यानी सेकंड फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम, पास्ट में बात कर रहे हैं सारी की सारी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपसे प्रेजेंट में बात पूछी जाए यू विल हैव टू आंसर इन प्रेजेंट टेंस। आपसे पास्ट के बारे में बात पूछी जाए यू विल हैव टू आंसर इन पास्ट टेंस। आपसे फ्यूचर के बारे में बात पूछी जाए तो विल शैल का यूज़ करके आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सो आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई इंग्लिश टीचर फ्रॉम स्कूल, सर, जो भी नाम ले लें। दिस वॉज अ फ्यू ईयर्स अगो एंड ही वॉज माई टीचर एट अ टाइम व्हेन आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड विद बीइंग एट स्कूल। अब ये भी एक बहुत अच्छी फ्रेज़ है जो आप लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं यार मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ, आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड। हम लोग इसको गलत बोलते हैं, आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड भी कुछ हद तक चलो ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कुछ और कहते हैं, आई एम बोर्ड। ज़्यादातर जब हम एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो व्हाट वी यूज़, हम कहते हैं जी आई एम बोर्ड, आई एम बोरिंग। कुछ लोग ऐसा भी यूज़ करते हैं, आई एम बोरिंग, उसका मतलब बन जाता है मैं बोरिंग हूँ, मैं लोगों को बोर कर देता हूँ। वो अपनी तरफ से कहना ये चाह रहे होते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, वो यूज़ कर लेते हैं आई एम बोरिंग। सो इस चीज़ों को थोड़ा सा सीखते जाएं। आज से जब भी आपने अपने बारे में बताना है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो आपने क्या यूज़ करना है, आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड। एम यूज़ कर लेना, प्रेजेंट के बारे में बात कर लें, यहाँ तो पास्ट में बात हुई। आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड। मेरे साथ साथ दोहराते जाएं, ये चीज़ें आपको इसी तरह से याद होंगी। आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड यानी मैं थोड़ा बहुत बोर हो रहा हूँ, लिटिल ना यूज़ करें, आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर होता जा रहा हूँ, ठीक हो गया। सो विद बीइंग एट स्कूल, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो अब से आपने आई एम बोरिंग नहीं कहना, जब अपने बारे में बोर होने का बताना है किसी को तो आई एम बोरिंग नहीं कहना, आपने कहना है आई एम गेटिंग अ लिटिल बोर्ड। सो दैट्स इट। अनलाइक सम ऑफ द अदर टीचर्स, सर नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। कहता दूसरे टीचर से हट के, अनलाइक सम ऑफ द अदर टीचर्स, ये वर्ड भी बहुत आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी के कंपैरिजन से किसी को बताना चाह रहे हो ना, तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अनलाइक दिस आई एम वेरी गुड, unlike me he is very good person, unlike my father my mother is very calm। इस तरीके से आप ना दो लोगों के कंपैरिजन के स्टार्ट में सेंटेंस में ये यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक सम ऑफ अदर टीचर्स, दूसरे टीचर से हट के, सर जो भी उनका नाम है, नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर, वो जल्दी से गुस्सा नहीं होते थे।
लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब होता है टू सडनली बिकम एंग्री। ऐसा पर्सन जो अपना टेम्पर लूज़ कर दे, जो सडनली जिसको अचानक से गुस्सा आ जाए। सो ये भी एक अच्छा फ्रेज़ है, आप याद रख सकते हैं। आई एम नॉट, आगे जाके एक और आएगा फ्रेज़, वो आपको यूज़ करवाते हैं यहाँ पे। तो सिंपल, अनलाइक सम ऑफ द अदर टीचर्स, सर नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। सर जल्दी गुस्सा नहीं होते थे। ही वॉज वेरी काम एंड ईजी गोइंग। वो बहुत काम नेचर्ड थे और ईजी गोइंग रिलैक्सड पर्सन थे। ठीक हो गया। ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्रॉड माइंडेड। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ब्रॉड माइंडिंग? ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है प्रिपेयर टू एक्सेप्ट अदर व्यूज़ और बिहेवियर्स। यानी ऐसा बंदा जो नैरो माइंडेड नहीं है, जो दूसरों के व्यूज़ को और बिहेवियर को एक्सेप्ट करता हो। ठीक हो गया, तो वो ब्रॉड माइंडेड पर्सन कहलाएगा। आई वॉज ऑल्सो, आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। हम इसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आई एम अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी ईजी गोइंग, आई नेवर लॉस्ट माई टेम्पर। ये देखें ना, ये सारे वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कभी भी अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। सो वी वर एबल टू आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। हम इस काबिल थे कि हम उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते थे। डेट सम अदर टीचर्स वुड रिफ्यूज़ टू डिस्कस, विच मेड अस रिस्पेक्ट हिम इवन मोर। कहते दूसरे टीचर जो उनसे स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चनिंग करना इनकरेज करते थे, लेकिन हम उनसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस कर सकते थे, जिसकी वजह से हम उनकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा करने लग गए थे। ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर टू। उनके पास एक ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर थी। सेंस ऑफ ह्यूमर, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ़नी एंड व्हाट इज़ नॉट फ़नी। वो सलाहियत, वो एबिलिटी रखना कि आपको ये पता चले कि क्या फ़नी है एंड क्या फ़नी नहीं है, दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो उसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। हम ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाला वर्ड बहुत यूज़ कर सकते हैं। माई सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी गुड। आई एम हैविंग अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सो ये हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए भी, किसी के पर्सनैलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ही वुड लाफ एट आवर जोक्स एज वेल एज मेकिंग अस लाफ। एज वेल एज का यूजेज आ गया यहाँ पे कि वो हमें भी हंसाते थे, हमारे जोक्स पे हंसते भी थे और साथ साथ हमें भी हंसाते थे। एज वेल एज बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू, एज वेल एज, गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, ब्रॉड माइंडेड, लॉस्ट टेम्पर, काम, इजी गोइंग, सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सारी की सारी चीज़ें आप, वोकेबलरी है ये सारी की सारी आपकी, और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने यहाँ से समझते जाना है। नाउ ही वुड ऑल्सो बेंट ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है कि टू ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन, कि किसी की मदद करने के लिए बहुत शिद्दत के साथ किसी की मदद करना चाहना। ठीक है, तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स, वो हमारी मदद करने के लिए, टू हेल्प अस विद आवर वर्क, वो हमारे काम में हेल्प करने के लिए अपनी पूरी दिलो जान से कोशिश करते थे। ही ऑलवेज पुट अस फर्स्ट। वो हमेशा हमें फर्स्ट पोजीशन पे, प्रायोरिटी पे रखते थे। आई ऑलवेज पुट माई वर्क एट फर्स्ट। मैं हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। आई ऑलवेज पुट माई वर्क एट फर्स्ट, या आई ऑलवेज पुट फर्स्ट माई वर्क। सो दैट्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेज़ कि मैं हमेशा अपने काम को अपने प्रायोरिटी रखता हूँ। एंड ऑफन स्टेड अराउंड एट द एंड ऑफ द क्लास। वो हमेशा हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते थे और हमेशा क्लास के एंड पे वहाँ पे मौजूद रहते थे, ताकि एनी वन हु नीडिड हेल्प कैन आस्क क्वेश्चन, ताकि जिससे भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो वो क्वेश्चन कर सके। ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड विद इन हिज फील्ड। वो अपनी फील्ड में बहुत रिस्पेक्टेड थे, रिस्पेक्टफुल थे। ही वॉज वेरी मॉडेस्ट। वो बहुत मॉडेस्ट एंड सेल्फ इफेसिंग थे। सेल्फ इफेसिंग का मतलब होता है टू नॉट ट्राई टू गेट अटेंशन ऑफ द अदर्स। यानी ऐसा पर्सन जो अपने आप में रहना पसंद करता हो, जो दूसरों की अटेंशन को एक्वायर नहीं करना चाहता, जो अपने आप में खुश रहता है। मॉडेस्ट भी उसी को कहते हैं जो मॉडरेट रहना चाहता है, और सेल्फ इफेसिंग। सो येस, सर वॉज अ टीचर आई हैव फॉन्ड मेमरीज ऑफ। तो हाँ, वही सर जिनका आप नाम स्टार्ट में जो भी ले सकते हैं, वो टीचर थे जिनके बारे में मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारी मेमरीज़ मौजूद हैं, बहुत सारी यादें, अच्छी यादें मौजूद हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट character of a person you liked most in your past. So now question number 4. Which personal qualities do you think we most want to pass on to our children? ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्सनल क्वालिटीज़ है जो आप समझते हैं, डू यू थिंक डैट वी मस्ट एनग्रेन्ड इन आवरसेल्फ, जो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? तो ये सारा का सारा आंसर ये दोनों जगह फिट हो जाएगा। आई सर्टनली
would want my children to be self confident and self assured. मैं यकीनन would want, मैं यकीनन ऐसा चाहूँगा कि मेरे चिल्ड्रन कैसे हों, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी उनको अपने आप पे बिलीव्स इन वंस ऑन्स एबिलिटी, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, या अपने नॉलेज पे, अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट होने रखने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो एंड सेल्फ अश्योर्ड हो. सेल्फ अश्योर्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट सेम मीनिंग, कॉन्फिडेंट होना किसी का. तो आई सर्टनली वुड वांट माई चिल्ड्रन टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड. या आप जो मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, विच पर्सनल क्वालिटीज डू यू थिंक दैट वी मस्ट have ingrained in ourselves? I think that we all should to be very self-confident and self-assured. I really believe that people who feel good about themselves are in a good position to face what life has to offer them. और मेरा ये बिलीव है कि वो लोग जो अपने बारे में अच्छा फील करते हैं आर इन गुड पोजीशन टू फेस व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर देम. यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, सेल्फ एश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में डिफरेंट जोन सी सिचुएशंस को, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को ओवरकम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई वुड होप दैट दे वुडंट बी सेल्फ सेंटर्ड. वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे. आर्मी में ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं हमने यूज़ करना, क्योंकि आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन ना बेसिकली. तो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें अपने टीम वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. तो सेल्फ सेंटर्ड जो बंदा है ना, वो आर्मी में नहीं टिक सकता. तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना. सेल्फ सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला. तो आई वुड होप दे वुडंट बी सेल्फ सेंटर्ड. मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, बट रिमेंबर टू थिंक अबाउट अदर्स. लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले, दूसरों की मदद करने वाले होंगे. तो आर्मी में ये बड़े अच्छे आंसर्स हैं, आप इनको फ्रेजेस को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं. सो विच पर्सनैलिटी टाइप्स डू यू थिंक आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस और एंग्जाइटी? ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है, किस टाइप की पर्सनैलिटी किसी इंसान की हो जिसे आपको लगता है कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, परेशानी को सफ़र नहीं करेगा, लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस और एंग्जाइटी? तो उसमें आ जाता है जी, प्रोबेबली पीपल हु आर थिक स्किन्ड. प्रोबेबली ऐसे लोग जो थिक स्किन्ड हैं. थिक स्किन्ड का मतलब नॉट ईजीली अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, यानी जिनको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ किया जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है या कोई उनके बारे में क्या कहता है. दे जस्ट हैव टू डू देयर ओन वर्क एंड दैट्स इट. वो इग्नोर कर देते हैं लोगों को. हु डोंट लेट पीपल और प्रॉब्लम्स अफेक्ट देम टू मच. जो लोगों को और प्रॉब्लम्स को खुद को इफेक्ट करने की इजाज़त नहीं देते. उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है. वो एंड इफ़ यू आर फेयर माइंडेड, और अगर आप फेयर माइंडेड हो, यू विल बी लेस लाइकली टू ओवर रिएक्ट टू सिचुएशंस और क्विक टेम्पर्ड. कहते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ जो थिक स्किन्ड होती हैं. थिक स्किन्ड यानी जो क्रिटिसिज्म की वजह से ईजीली इफ़ेक्ट नहीं होती, जो ना लोगों को और प्रॉब्लम्स को खुद को इफ़ेक्ट करने देती हैं, और जो फेयर माइंडेड लोग होते हैं. फेयर माइंडेड का मतलब जो सब लोगों को इक्वल रखते हैं. ठीक है, फेयर माइंडेड, देन यू विल बी लेस लाइकली टू ओवर रिएक्ट टू सिचुएशंस और बी क्विक टेम्पर्ड. तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करते किसी भी एडवर्स सिचुएशंस में. आप क्विक टेम्पर्ड नहीं होते. क्विक टेम्पर्ड का मतलब बिल्कुल वही है, लूज टेम्पर्ड, यानी कि आप जल्दी से गुस्से में नहीं आ जाते, आप जज्बात में नहीं आ जाते. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. एंड यूज्ड फ्रेजेस, ये इन सारे के सारे पीछे 5 क्वेश्चन में हमने जो फ्रेजेस यूज़ की हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं. आपको उन फ्रेजेस का आसानी से मीनिंग यहाँ से मिल जाएगा और आप इनको याद भी कर सकते हैं. एंड आफ्टर दिस स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्पीक एंड स्पीक. ये तो जानी मानी बात है कि अगर आप बोल लेंगे तो बोलना आएगा, बोले बगैर कभी भी बोलना नहीं आ सकता. सो अगेन we are having an activity for you guys. So starting with your name, try to answer all questions according to your own condition. पीछे हमने 5 questions के different तरह से answers पढ़े हैं, देखे हैं. आप उनको अपनी conditions, अपनी situation के according आप 5 questions के answers सोचें, उन्हें modify करें, उन सारे के सारे answers को मिलाएं, उनके ऑडियोज़ रिकॉर्ड करें, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करें, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करें और इंग्लिश में बोलें. मिरर के सामने खड़े होकर बोलें ताकि आपको बोलना है, आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो और आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो उनसे हैं वो एक प्रेजेंटिव से बन जाएं. एंड नाउ यू कैन सेंड ऑल दीज रिकॉर्डेड ऑडियोज़ टू आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप
नंबर आप हमें सेंड कर सकते हैं रिव्यूज़ के लिए। एंड ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर और सम पर्सन, किसी के सामने बोल सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं है आपके पास अवेलेबल तो मिरर के सामने बोलें, मोबाइल के सामने बोलें, वीडियो के अंदर बोलें, जिससे आपका फेशियल एक्सप्रेशन इंप्रूव होंगे और आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा ड्यूरिंग स्पोकन इंग्लिश. So you will get to know that how you look like when you speak English confidently. So that's all about today's lecture. Thank you so much for watching. Do like, share, comments and subscribe for more updates. Hope so आपको ये आज का लेक्चर भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए और यूज़फुल रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ बोलने को सीखने को मिला होगा. सो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस जोन सी आपको परफेक्ट बना देगी अल्टीमेटली. शुरू में आप लोग थोड़ा बहुत गलत भी बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको बोलना आ जाएगा. कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग. सो दैट्स ऑल. हमें अपनी दुआ में याद रखें. इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली अपलोड होती रहेंगी डेली बेसिस पे. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन. अल्लाह हाफ़िज़.